हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि है हमारा जल। ठीक है, इसमें हम सब कुछ समझेंगे जो भी इसमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होते हैं और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं और यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरते हैं। जो हमारा सन है, जो हमारा सूर्य है, उसके ताप के कारण जो जल है वो वाष्पित होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। फिर ठंडा होने पे जो जलवाष्प है वो संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है और फिर वो वर्षा, हिम या सहिम वृष्टि के रूप में धरती पे पुनः वापस आ जाता है। तो सूर्य का ताप जितना ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जो हमारे नदी हैं, जो हमारे तालाब हैं, वो सूख जाते हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में ताप बहुत ज़्यादा होता है और वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम कहते हैं जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। तो ये एक तरीके से जल का क्या है, चक्र है, वो एक घूमता रहता है ना। कैसे, अभी हम जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जल चक्र का, इसके माध्यम से आपको बेहतर ये चीज़ें समझ में आएंगी। हमारी जो पृथ्वी है वो थल शाला के समान है ना। जो जल यहाँ पे मौजूद है, जिसका यूज हम अपने राज्य में कर रहे हैं, सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि सैकड़ों वर्ष पहले वो किसी और राज्य में रहा हो। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। पॉसिबल है। आइए यहाँ पे हम इसको देखते हैं जल चक्र को अच्छे से। ये देखिए, ये जो हमारा नदी, समुद्र जो भी है, यहाँ से जल का वाष्पीकरण होता है और फिर ये संघनन की प्रक्रिया द्वारा बादलों का निर्माण होता है। फिर बादल जो है यहाँ से ये वर्षा के रूप में, हिम के रूप में पुनः धरातल पे आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर से इसका वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन से ये बादल बने, फिर वर्षा के रूप में ये धरती पे आए। इस तरीके से जो जल चक्र है वो चलता रहता है, यानी जो वाटर साइकिल है वो इसी तरीके से चलती रहती है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। अलवण जल क्या होता है? ऐसे जल जिनमें नमक की मात्रा नहीं होती है उसको हम कहते हैं अलवण जल, जिसके मुख्य स्रोत के रूप में नदी है, तालाब है, सोते हैं, हिमनद है। ठीक। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। लवणीय मतलब जिसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जो लवणीय जल होते हैं, जो कि महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं, उनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है उसमें, जो कि हमारे साधारण जीवन में हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया कि लवणीय जल कौन से है और अलवण जल कौन से होते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे मैप, जिसमें कि विश्व के प्रमुख समुद्र, झीलें और नदियों के बारे में दिया गया है। ये है हमारे महाद्वीप। हमने बताया था कि हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है एशिया और ये है हमारा भारत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके अलावा आप एशिया में देखेंगे कैस्पियन सागर है, भूमध्य सागर है, काला सागर है। फिर अगर आप अफ्रीका में देखेंगे, इसमें भी आपको कांगो नदी, नाइजर नदी, ऑरेंज नदी और विक्टोरिया झील है। इसके अलावा जो सबसे फेमस नदी है वो है आपकी नील नदी, जो कि अफ्रीका में ही है। इसके बाद आप उत्तर अमेरिका में देखेंगे, यहाँ पे भी आपका सुपीरियर झील है, सॉल्ट लेक सिटी है, मिसी सीपी नदी है। फिर
अमेजन नदी जो आपका दक्षिण अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में आपका डार्लिंग नदी है। इस तरीके से नदी और झीलें हैं। इस मैप को आप और अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और देखेंगे जल का वितरण। पृथ्वी का सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी जो है वहाँ पे जल सबसे ज़्यादा है, थल की अपेक्षा यहाँ पे जल ही है, इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रह है यहाँ पे पानी तो बहुत है, लेकिन जिस पानी का इस्तेमाल हम करते हैं वो है अलवणीय जल, और उसकी मात्रा हमारे पृथ्वी पे बहुत बहुत कम है। और जो सबसे ज़्यादा जल यहाँ पे पाया जाता है वो है आपका लवणीय जल, जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके समुद्रों और महासागरों का जल है, ठीक है। तो ये एक समस्या है कि इतना कम पानी होने के बावजूद भी हम पानी का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। इसीलिए अनेक देशों में जल की कमी का सामना करना पड़ता है। आप देशों की बात छोड़ दीजिए, मैं जिस गांव से आती हूँ, हमारा एक छोटा सा गांव है जौनपुर का, और यहाँ पे गांव की कंडीशन ऐसी है कि घरों में पानी आना बंद हो गया है। पानी यहाँ पे नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत। और जो पानी आता भी है वो भी पानी साफ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बालू के कण भी होते हैं। जब वो पानी स्थिर हो जाता है तो उसको गर्म करके हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर हम इसका परसेंटेज निकालें कि 100% में कितना प्रतिशत जल कहाँ पे पाया जा रहा है, तो 100% में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 97.3% जल आपका महासागर में है, जो कि लवणीय है और जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जल की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पे है, जो कि हमारे इस्तेमाल में भी नहीं आ पाती है। फिर जो जल है वर्फ शतरक, जो कि 0.2 है। फिर भूमिगत जल आपका 0.68 है। झीलों का अलवण जल आपका 0.009 है। फिर जो नमकीन झीलें हैं उसका 0.009 है। और वायुमंडल में भी जल की मात्रा होती है। आपको पता है जो जलवाष्प होता है उसमें पानी की मात्रा रहती है ना, तो वो आपका 0.0019 है। और जो नदियां हैं उसका प्रतिशत 0.0001 है। तो आप सोचिए कि जिस पानी का इस्तेमाल हम करते हैं उसका प्रतिशत कितना कम है, फिर भी हम जल का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बॉक्स में दिया हुआ है छोटा सा, लवणता क्या है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। जो मृत सागर है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें ना आप डूब नहीं सकते। बाकी आप इसको YouTube पे सर्च करके अगर आपने कभी देखा नहीं है तो आप इसके बारे में और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। चलिए अब आगे जाएंगे। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। फिर आएंगे हम अपने नेक्स्ट पे, देखेंगे महासागरीय परिसंचरण। ये क्या होता है? ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहते हैं। जो हमारा ताल और झील है वो तो शांत रहता है, लेकिन जो महासागरों के जल होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं, यह कभी शांत नहीं रहते। महासागरों की गतियों को अगर हम देखें तो इसमें महासागरों में आपने देखा होगा तरंगे आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं, धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो ये सब क्या है, इस तरीके से ये गति करते रहते हैं, ये कभी भी शांत नहीं रहते हैं। फिर आपका अगर आपसे पूछे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। फिर हम आएंगे तरंगों को देखेंगे, जिसको हम कहते हैं वेव। इस बॉक्स में देखेंगे जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं?
जब समुद्री सतह पे पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो जितना तेज पवन होगा, उसका वेग होगा, उतनी ऊंची तरंगे उठेंगी, उतनी बड़ी तरंगे उठेंगी। ठीक है। जब महासागरीय सतह पे जल लगातार उठता है और गिरता है तो इसे हम तरंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझाया भी गया है। जब भी आप समुद्र के किनारे अगर आप कब गए हैं तो आप अगर उसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपने उसमें एक बॉल फेंका तो वो बॉल जो है वो फिर आपके पास आएगा, क्योंकि वो जल तरंगे आगे आती हैं फिर वो पीछे भी जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से उसका लगातार उठना और गिरना जो है ये तरंगों में शामिल होता है। हमेशा तरंगे उठती रहती हैं, आपने देखा होगा जितने लोग गए होंगे। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश भी होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विनाश ज्वारी तरंगे उठ सकती हैं और इसी को हम कह देते हैं सुनामी। सुनामी जो है ये जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। तो सुनामी क्या है? सुनामी एक प्रकार की तरंग ही है। तरंग जब भयानक रूप पकड़ लेती है तो उसको हम सुनामी का नाम देते हैं। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। तो आप सोचिए कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। 2004 में सुनामी आई थी। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक भयानक सुनामी आई थी जिसने भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत विनाश किया था और जो इंदिरा पॉइंट है वो भी इसमें डूब गया था। यहाँ पे सुनामी जो कि आपका 2004 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर में आया था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी ये किस वजह से आई थी? ये आई थी भूकंप की वजह से, जो कि सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर भूकंप आया था और इसी की वजह से हिंद महासागर में सुनामी आई थी और इसकी जो तीव्रता थी वो 9.0 थी। मतलब आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा ये भयानक थी। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरीके से डूब गया। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा भयानक था। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ जो भूकंपी क्रिया है वो बहुत कम होती है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में बहुत सुनामी नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे जो भूकंपी क्रिया वो बहुत कम है और सुनामी आने का एक मेन रीज़न जो है भूकंप होता है। ये जो सुनामी आई थी इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भारत के आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। 10,000 से भी अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक घर इससे प्रभावित हुए थे। तो कितना ज़्यादा भयानक ये सुनामी थी। इसके बाद ये चीज़ें आप खुद से पढ़ लीजिएगा। आगे आएंगे और देखेंगे ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सिंपल अगर हम समझें तो महासागरीय जल का उठना और गिरना हम उसको क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। जब जल जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर
तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको हम ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसे हम कह देते हैं भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है ये समझा, लेकिन ये जो ज्वार भाटे हैं ये आते क्यों हैं, क्या रीजन है इसका? तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। तो ज्वार भाटे आने का जो मेन रीजन है वो है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। इसको हम नॉर्मली में अगर समझें तो हमें ये पता है कि जो ज्वार भाटे हैं वो उत्पन्न होने का कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब अपने अक्ष पे वो घूमती है, लेकिन इसके साथ ही वो सूर्य की भी परिक्रमा करती है। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा अपने अक्ष पे घूमता है और साथ में पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और पृथ्वी के इस भाग को अपनी ओर खींचता है। ये जो आपका चंद्रमा है ये क्या करता है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और अपनी ओर इस भाग को अपनी ओर खींचता है। तो एक भाग थोड़ा सा उठ जाता है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा उठ जाता है। वास्तव में यह पृथ्वी के समुद्रों का उठना होता है, जिसके कारण पृथ्वी के समुद्रों का जल उठता है और गिरता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया लघु ज्वार की है, इससे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इसके अलावा जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक सीध में होते हैं, एक सीध में ये कब होते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को, तो उस दिन आता है बृहद ज्वार भाटा। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर से लगता है, इसीलिए इस समय हमारी पृथ्वी पर बृहद ज्वार भाटे आते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि लघु ज्वार भाटा क्यों आता है और बृहद ज्वार भाटा क्यों आता है, और ये भी समझ में आया होगा कि ज्वार भाटे आते क्यों हैं। उच्च ज्वार जो है वो नौ संचालन में सहायक होते हैं। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जहाज़ों को बंदरगाह तक पहुंचाने में बहुत सहायक होते हैं। उच्च ज्वार जो है वो मछली पकड़ने में भी मदद होते हैं, क्योंकि इस दौरान जो मछलियां हैं वो तट के निकट आ जाती हैं और इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पे ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो हमने यहाँ पे ज्वार भाटा समझा कि ज्वार भाटा क्यों आ रहा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटे आते हैं। और ज्वार भाटे बृहद ज्वार भाटे कब बन जाते हैं और वो लघु ज्वार भाटे कब बन जाते हैं, ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई। ठीक, फिर देखेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या है? निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, दोनों धाराएं होती हैं, गर्म धाराएं भी होती हैं और ठंडी महासागरीय धाराएं भी होती हैं। सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धारा है वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, और जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्ष की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धारा शीत जलधारा है। दो जलधाराओं का नाम मोस्टली आता है, एक है आपका लैब्राडोर महासागरीय धारा और दूसरा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो ये दोनों क्या है?
जो लेब्राडोर महासागरीय धारा है ये शीत जलधारा है, और जो गल्फ स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है। ठीक है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, वहाँ के टेम्परेचर को वो प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पे गर्म और शीत दोनों जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। मतलब मछली के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है, जहाँ पे गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं मिलती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। फिर यहाँ पे महासागरीय धाराएं दिखाई गई हैं। ये आप जो अभी हम पढ़ रहे थे गल्फ स्ट्रीम धारा, आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन इधर भी चेंज हुआ, इधर भी। आगे देखेंगे, गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो जहाँ पे भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, एक तो वो मत्स्य क्षेत्र के लिए अच्छा, इसके अलावा जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम रहेगा, और ये जो है कोहरे वाला मौसम नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करेगा, ये नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा हो गया ख़त्म, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने महाद्वीपों को मैप से कवर किया था, तब मैंने आपको यूरल पर्वत के बारे में बताया था जो दो महाद्वीपों को अलग करता है। तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएं कि जो यूरल पर्वत है वो किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी तरीके की अगर दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ाते रहें और पढ़ते रहें।